ये जो ना कह पाने वाला जो गैप है ना, दैट इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग फॉर अ मैन, फॉर अ मेल पर्सन। फीमेल का ब्रेन जो है इट वर्क्स ऑन द इमोशंस, मेल का ब्रेन जो है इट वर्क्स ऑन द लॉजिक। देयर इज अ पेट्रियार्किकल सोसाइटी जहाँ पे ये चीज चली आ रही है। बॉयज डोंट एक्सप्रेस, वो कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो अपनी परेशानी खुद ही झेलते रहेंगे, दे विल नॉट टॉक। किसी की अनकही बात को समझना कि वो क्यों नहीं कह रहा है, इट टेक्स years ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंस, लॉट ऑफ थिंग्स। पहले से ही कहावत है कि एक लड़की जब शादी करके आती है, वो शादी तो उसके लड़के से होती है, लेकिन टेक्निकली उसकी शादी एंटायर परिवार से होती है, बिकॉज देन शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन द हाउस। पुरुषों की कितनी इमोशनल स्ट्रगल्स है। मोस्ट अनटच्ड टॉपिक ऑफ अ मेल्स लाइफ इज इमोशनल। लोग अपने लोगों से कम शेयर करते हैं। लोगों के जितने रियल फ्रेंड्स नहीं हैं उतने वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। लड़कियों के इमोशनल चैलेंजेस क्या होते हैं? अगर उनके पास एक सपोर्टिव फादर हैं, सो देन दे आर लिटिल बिट रिलैक्स्ड इन दैट वे। लेकिन अगर वो भी नहीं है, देन वो जो उनका इमोशनल वेवलेंथ होता है, दैट बिकम्स अ ट्रॉमा। द ओनली चैलेंज दे फेस इज दैट कि हम जिससे जो बात शेयर करना चाहते हैं ना, वही हमारी बात नहीं सुनता है। आज के यूथ में एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। पहले के जमाने में भी एंजाइटी स्ट्रेस होता था, लेकिन पहले के जमाने में बाप की लाठी होती थी और माँ के चप्पल होते थे, वो अब तो है नहीं। वो कहावतें हैं गुजराती में कि न बोलवामा नौ गुण અને બોલીએ ना बोर વેચાય। જે માણસ બોલે જ નહીં એ માણસ તો કેવી રીતે આગળ વધે। लड़कियां सबसे बड़ा मास्टर कार्ड ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पूरा घर छोड़ के आई और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। लाइफ तभी सही चलती है जब दोनों को फ्रीडम है। Men have sacrificed most of their life। छोटी उम्र में ही बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग गुजरते हैं। It takes a lot of guts to stay with one person for the whole life। कि आप एक दूसरे की कमी जानते हुए भी आप उसी के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें चाहते हैं। भावनाओं को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? किसी ने खूब कहा है कि वक्त को भी वक्त देना चाहिए, वक्त संभालने के लिए। क्या बात? बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी तब आती है जब वो रिलेशन सिर्फ एक तरफा चल रहा हो। लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल जाके करना, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर लड़की को अच्छा ससुराल मिला है देन तो एवरीथिंग इज फाइन, बट लड़कियों को अगर अच्छा ससुराल नहीं मिला है तो वो वहाँ पे भी इमोशनली इम्बैलेंस्ड ही रहती हैं। इमोशंस कैन बी कलर्ड इन एनी वे यू वांट। जरूरी नहीं है कि जो चीज डिफाइन की गई है जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। Welcome to the Dhruv Patel Show. You're rocking with the best. नमस्कार। आज के टॉक शो में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो दिमाग को समझने से पहले दिल को पढ़ लेती है, जिनकी बातों में विज्ञान भी है, सेंसिटिविटी भी है और जिनके प्रेजेंस में पावर भी है, जो पुरुषों की अनकही तकलीफों को आवाज देती है और लड़कियों के इमोशनल टर्बुलेंस को दिशा देती है। वो सिर्फ एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं, बल्कि कंपैशनेट ह्यूमन भी है, एनिमल लवर भी है और सुंदरता, संवेदनशीलता और शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। सो लेट्स वेलकम ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड इंसाइटफुल डॉली शर्मा। वेलकम टू द ध्रुव पटेल शो। कैसे हो? थैंक यू सो मच ध्रुव, आई एम गुड। आप बताएं। बस एकदम बढ़िया। आपके लिए कुछ लिखा है। ओके। दिल की हसरत जुबा पे आने लगी। ओके। दिल की हसरत जुबा पे आने लगी, आप यहाँ आए और जिंदगी मुस्कुराने लगी। वेलकम। तो पहले मुझे ये जानना है कि आप दिमाग भी पढ़ लेती है और दिल भी पढ़ लेती है, तो उसका सीक्रेट क्या है? सी एज सच कोई सीक्रेट नहीं है, बट सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है दिमाग से पहले दिल। दिल को जो सही लगे
उस पे पहले काम करो, दिमाग अपने आप अलाइन हो जाएगा. अच्छा. सो आई वर्क इन दैट वे, आई फील इन दैट वे, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जिंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ूं. ये जर्नी में शुरुआत कैसे हुई आपकी? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. 2020 में जब कोविड आया था, हम्म. आई लॉस्ट माई जॉब. हम्म. And there was 8 months of gap wherein I had no work. Hmm. उस ड्यूरेशन में I lost one of my friend, one male friend I lost. He was a colleague. हम 3-4 साल से साथ में काम कर रहे थे. तो जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आपका एक बॉन्ड बन जाता है. You get worried, यार क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ. Then when I saw him hanging on the fan, it was something which was never expected. सुबह उसने अपने दोस्तों के साथ, जो फ्लैटमेट्स थे उनके साथ उसने ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ किया. They played carom also, and then suddenly in the evening he was gone. Okay. जब पीछे की स्टोरी पता चली तो then we came to know that that happened because he was ditched by a girl. उसे एक लड़की ने धोखा दिया था, बट वो किसी से कह नहीं पाया. ये जो ना कह पाने वाला जो गैप है ना, that is one of the dangerous thing for a man, for a male person, because उनको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लड़के ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं. And I think that is one of the most unrecognizable part of our country and of our society, कि जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है. Like people are least bothered about it. So that was the moment where I decided, and when the thought came into me कि नहीं, this is wrong. जितनी आज़ादी लड़कियों को है एक्सप्रेस करने की, जितनी आसानी से वो एक्सप्रेस करते हैं, हालांकि उतनी आसानी से एक मेल फिगर नहीं एक्सप्रेस कर सकता है. आई अग्री, बट दे शुड गेट अ चांस. They should be able to talk to someone. So that's something which really hit me very hard. And you know, COVID time was so tough that everybody was here and there. ना हम किसी से मिल सकते थे, ना किसी के पास जा सकते थे. Even the people who died in the hospital, their dead bodies were also not handed over. So one of the saddest part, right? So this is the same way. So that was one of the point where I felt it. अच्छा, तो आपको लगता है कि आज की तारीख में जो मेल है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो बयान नहीं कर पाता? हाँ, नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं. Why? Because there is a patriarchal society जहाँ पे ये चीज चली आ रही है. Boys don't express, वो कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो अपनी परेशानी खुद ही झेलते रहेंगे. They'll not talk. So being a girl, I had seen my father. मैंने अपने भाई को भी देखा है. Being a woman in somebody's life, I've seen my husband, I've seen my father-in-law. Very less expressive. बस काम होगा उतना they'll talk. Rest they are like, हाँ ठीक है, हम कर लेंगे. Because उनके दिमाग में वो चीज बचपन से डाली जाती है कि रोना नहीं है, एक्सप्रेस you don't have to cry. लड़के, the first statement when a boy cries, अगर वो स्कूल में गिर के भी आया है, I'll give you one very beautiful example because I've worked with school also. So अगर बच्चा गिर के आया है और लड़का रो रहा है, the first statement that comes from a father's mouth is, ये लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है ना? That's a very derogatory statement. उस समय उस पिता को ये नहीं पता होता है कि उसके उस स्टेटमेंट से उस बच्चे की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा. But that when he grows up, उसको वो चीज उसके दिमाग में छप जाती है, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, ठीक है, उनको जैसे ढालेंगे वो वैसे बड़े होंगे. तो वो चीज उसके दिमाग में रह जाती है, and it continues forever. There is no breakage, no stoppage कि ये यहाँ से चेंज हो जाएगा या वो adulthood एंटर करेगा तो वो चेंज हो जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. वो जैसा है इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाइफ अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ब्रेक थ्रू कि जहाँ पे वो खुल के रो सके. दैट्स द थिंग. तो आपकी पर्सनल लाइफ में बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है और जो आपको मोटिवेट करता है? ओके, सो मेरी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड हैं. आई हैव सीन हिम struggling with everything, चाहे वो emotions हो, चाहे वो काम हो. He is a very very quiet person, very introvert. वो नए लोगों के साथ घुलने मिलने में he takes a lot of time. वो नेचर पे भी डिपेंड करता है. Like some boys are extrovert, some boys are introvert in that way. He is extreme introvert.
किसी की अनकही बात को समझना कि वो क्यों नहीं कह रहा है, it takes years of practice, patience, lot of things. So at times when I see him, I feel like के थोड़ी qualities होनी चाहिए मेरे में भी ऐसी, because I am a very extrovert person, Okay. very outgoing. For me, patience has no space in my dictionary. Okay. So it's like अभी ये चीज बोली है तो ये ऐसे हो जानी चाहिए. Okay. It doesn't happen like that, but ऐसा हो गया है. But yes, he is someone who I would admire for my entire life. Okay. Yes. पर आपको ऐसा नहीं लगता कि दो अपोजिट पर्सनालिटी हो वो ज्यादा एक दूसरे के साथ टिक पाती है, क्योंकि दोनों लोग इंट्रोवर्ट रहेंगे या तो दोनों लोग हाँ, exactly. That is why we are opposites. He's an introvert and I'm an extrovert. हाँ. So it's very easy that I'm a very happy go jolly person. Like I laugh, I giggle, I talk, I do everything. As far as he also does the same, but at times he needs his space. So for a male figure, space matters a lot. उनको बहुत space चाहिए होता है हर चीजों में. If they are struggling emotionally with something, they are not able to figure out कि मुझे क्या करना है आगे, where my life is going. They take some moment back, थोड़ा शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, they'll sit aside. Their routine work will go on. But then that pause, it's very necessary to understand the thin line difference between that silence and going back. बहुत बहुत बारीकी है, but yes. आपको लगता है कि पत्नी के सामने कोई आज तक कोई पति बोल पाया है? शायद वो कारण तो नहीं है ना? No. Okay. पत्नी ही एक ऐसा फिगर है एक पति की लाइफ में जो सिर्फ उसे देख के आती है. Okay. माँ बाप का रिश्ता इसलिए होता है क्योंकि वो उनका बेटा होता है, बहनों का रिश्ता इसलिए होता है क्योंकि वो उनका भाई है. पत्नी ही ऐसा एक फिगर होता है एंटायर फैमिली मॉडल में जहां वो ना तो उनके माँ बाप को देख के आती है, ना भाई बहन को देख के आती है, ना चाचा चाची को देख के आती है, ना बाकी के रिश्तेदारों को देख के आती है. वो सिर्फ उस एक आदमी के पीछे आती है. Okay. सिर्फ उस एक आदमी के पीछे. अच्छा. तो वो रीजन, अब वो तो आपको पता ही है ना, लाइक सोशल मीडिया बहुत ज्यादा रैंट करता है उसके बारे में कि पत्नी की वजह से पति चुप है. बट एक पति अपनी पत्नी के सामने जितना ओपन हो सकता है, आई वुड पुट इट इन अ वर्ड लाइक वल्नरेबल, एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी को दिखा सकता है, नॉट टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली. दैट्स द हार्श ट्रूथ. आपको क्या लगता है कि लड़कियां क्या देख के पति चूज करती है? कि ये बंदा पूरी जिंदगी चुप रहेगा, मेरी सारी बातें सुन लेगा, ऐसा? अभी के टाइम पे तो दो कैटेगरीज हो गई हैं. सो इफ यू गो बैक लाइक 20-30 इयर्स अगो, पेरेंट्स ने चूज कर लिया, ठीक है, यू टॉक, लड़का यानी ब्लेम तो किसी को करने का ही है, या तो खुद को या सामने वाले को. तो पेरेंट, अच्छा, अभी तक ब्लेम पेरेंट्स पे जाता है. इट्स नॉट अबाउट ब्लेम आल्सो, बट वो कहते हैं ना कि समय समय की बात है. वो समय कुछ और था, ये दौर कुछ और है. पहले के टाइम पे लड़कियों को इतनी लिबर्टी नहीं थी अपना पार्टनर चूज करने की. वो लिबर्टी आई जब काम ज्यादा होने लगा, लड़कियों ने काम करना शुरू किया, लड़कियों ने ज्यादा पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तब जाके ये थोड़ी बहुत लिबर्टी आई कि वो अपनी पसंद से अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं. बट देन जहां तक सवाल है लड़कियां क्या देख के सामने वाले के पास जाती हैं, देखो हर लड़की का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. बट इफ आई टॉक अबाउट इन अ जेनेरिक वे, नाउअडेज गर्ल्स वांट अ मैन हु हैज गॉट अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी. बहुत बहुत जरूरी है वो. आपके पास बड़ा घर नहीं होगा, इट इज फाइन. आपके पास BMW ऑडी नहीं है, इट इज फाइन. बट इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी, जहां पे आप अपनी पत्नी को या अपनी पार्टनर को या गर्लफ्रेंड, हूसोएवर इट इज, अगर आप उसे समझ सकते हैं कि वो शी इज वेरी, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है, गुस्सा करती है या बात नहीं करती है या चिढ़ जाती है, उसके पीछे का जो आफ्टर मैथ होता है, दैट कैन ओनली कम इफ द मेल फिगर हैव द इमोशनल अवेलेबिलिटी. और दूसरा तो इट इज लाइक वेरी नोन के सामने वाले के पास सरकारी नौकरी है, बड़ा घर है, पैसा है, तो जाएगी. तो लड़कियों को दिक्कत नहीं आती? 99% yes.
सी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं. इट इज नॉट ओनली द मेल फिगर विच इज इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि पहले से ही कहावत है कि एक लड़की जब शादी करके आती है, वो शादी तो उसके लड़के से होती है, लेकिन टेक्निकली उसकी शादी एंटायर परिवार से होती है, बिकॉज देन शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन द हाउस, इन अ गुड और बैड वे, वॉट एवर इट इज. सो यस, आपको क्या लगता है कि पुरुषों की कितनी इमोशनल स्ट्रगल्स है? बहुत. एक एग्जांपल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिया है. जहां से वो स्कूल जाते हैं, या वो ऐसे तो स्कूल जाते नहीं, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें एक क्लिप है जहां पे एक बच्चा बॉर्न होता है स्पेसिफिकली टू एनी रैंडम पर्सन इन द मूवी, तो वो एक थप्पा लग जाता है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो ये तो इंजीनियर ही बनेगा, ये तो डॉक्टर ही बनेगा. वो धरती पे जस्ट उसका जन्म हुआ है. उसका फ्यूचर डिसाइड करना एंड की वो एक प्रेशर उस पर डालना, दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग. ठीक है, ये होता है उनका इमोशनल स्ट्रगल का. ये शुरुआत हो जाती है, उन्हें नहीं पता होता है, बट कहीं ना कहीं इस चीज की शुरुआत हो जाती है. उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, व्हेन दे क्रॉस 10 years, 11 years, 12 years, when they enter into the teenage, बहुत सारे फियर्स होते हैं, वो नहीं बात कर सकते हैं. बिकॉज when a child is entering into a teenage and वो जब बॉय बन रहा है, तब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, मेंटली बहुत सारी चीजें होती है जो उनको फोकस करनी होती है, बट वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं. मम्मी से इसलिए बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगेन इट्स द ऑपोजिट जेंडर. डैड से इसलिए बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि पता है कि अगर डैड से बात करेंगे तो कुछ उड़ता हुआ ही आएगा. तो दे डोंट हैव स्पेस टू टॉक. कुछ मॉडर्न फैमिलीज में होता है दैट लड़के अपनी बहनों से शेयर कर सकते हैं, बट अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे इवन कैन नॉट शेयर विद देयर सिस्टर आल्सो. वो अपनी बहनों से भी नहीं बात कर सकते. फॉर देम देन आइदर इट इज देयर स्कूल फ्रेंड्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल जहां वो रहते हैं या जहां वो पले बड़े हैं, जहां नर्चरिंग हुई है उनकी, वो ही उनके लिए स्पेस रह जाता है. एंड अगर वो वहां पे भी उनको वो स्पेस नहीं मिलता है, तो इमोशनल सप्रेशन का जो एक उनका सफर शुरू होता है, वो कहीं जाके नहीं रुकता है. एंड अल्टीमेटली दैट इमोशनल सप्रेशन मेक्स देम इमोशनलेस. सो दैट इज समथिंग विच इसके बारे में ना कोई सोचता है, ना इसके बारे में कोई बात करना चाहता है. बिकॉज अगेन आदमी लोग तो उनको तो बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है, तो इस चीज के बारे में क्या बात करनी है. Most untouched topic of a male's life is emotional availability or emotions or whatever you say. मैंने एक चीज नोटिस किया कि कोई भी, आपने जैसे बोला कि ज्यादातर पुरुष में फिर इमोशन गायब हो जाता है. Yes. कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां होती है, वो कोई भी लड़के के इमोशन को चेंज कर सकती है. Yes. हाँ. कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, पर उसमें उस लड़के से ज्यादा उस लड़की को स्ट्रगल करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज द गर्ल हैज टू बी वेरी मच पेशेंट. उस लड़की को इतना सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज वो लड़का बचपन से देखते आ रहा है, probably maybe till the age of 20, maybe 18, 19 or 20, क्योंकि वो एक एज होता है जहां 12th खत्म होता है और बच्चा कॉलेज जाता है, लड़का. सो इन दैट टाइम फ्रेम जो चीज 18-19 साल से चली आ रही है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 1 साल में बदल जाएगी. उसको डेवलप होने में टाइम लगता है. लेकिन उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि फिर वो डेवलप होने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि वो लड़की को ऐसा फील हो जाए कि यहाँ तो सिर्फ ना पत्थर पे पानी गिराने जैसा है, कि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा. सो देन अगेन इट टोटली डिपेंड्स कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फॉर मी पर्सनली, माई मैन हैज टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. वो किसी और चीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट. बट इफ माई मैन इज नॉट अवेलेबल व्हेन आई नीड हिम द मोस्ट इमोशनली, फॉर मी देन दैट्स अ रेड फ्लैग. यू डोंट गिव मी एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फीमेल in her life is the man's emotional availability. That's the major aspect of a female's life, क्योंकि
उसके पास भी तो वही है ना सब कुछ बताने के लिए. I cannot rant everything to my mother-in-law. The only person I can rant with is my husband only. Same goes with the male partner and female partner. आजकल ये देखा गया है कि लोग अपने लोगों से कम शेयर करते हैं और जो स्ट्रेंजर होते हैं या फिर जो बिल्कुल अननोन होते हैं उनसे ज्यादा शेयर करते हैं. हाँ. So again, it's a backstory. आज for an example, you are my elder brother and I am your younger नहीं, sister. आप ऐसा ये इमोशनली आपने मेरे को हर्ट कर दिया. So okay, आप थोड़ा एग्जांपल में चेंज कर सकते हो. okay. Let's take I have an elder brother and I am the younger sister. मेरे भाई ने घर पे कुछ शेयर किया. Nobody paid any attention. उसको वो वैल्यू नहीं मिली. उसको उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. उसकी बातों की गहराई को नहीं समझा गया कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है. We totally ignored. The family totally ignored my brother's feeling. वो क्यों ऐसा बोल रहा है. That includes me also. I also ignored it completely. Then what will happen is that the person will stop sharing everything. Next time से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो कभी घर पे नहीं बताएगा. Because उसके मन में वो बात छप गई है कि मैं अगर घर पे कुछ बताऊंगा तो ना मेरी कोई सुनने वाला है, ना मुझे कोई सोल्यूशन देगा, ना मुझे कोई एम्पैथी देगा, ना मेरी सिचुएशन के साथ कोई सिंपैथाइज करेगा. Then he will find people outside. The same thing which is happening with the mobile phones right now. लोगों के जितने रियल फ्रेंड्स नहीं हैं उतने वर्चुअल फ्रेंड्स हैं. This is the same case. So if I am being a female and a wife, if I cannot express my things to my husband, then obviously I'll not go to another man, but then that thought will keep me ringing in my mind 24/7 कि यार मैं अगर इनसे भी बात नहीं कर सकती हूँ तो मैं किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ मैं बात करने के लिए. So that's again a different story. But when it comes to someone who is not able to express their feeling, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने घर वालों के सामने या अपनों के सामने, वो कोई भी हो सकता है, mom, dad, sister, brother, niece, nephew, whosoever they are close with, cousins. So obviously they are going to see validation. It is nothing but seeking the validation from the outsider people कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो वो सही है या नहीं है. इसीलिए लोग बाहर अपनी बातें शेयर करते हैं, उनको वैलिडेशन मिलता है, दे फील लिटिल बिट ओके कि हाँ चलो मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत नहीं है. That's one of the major thing. ये बात हुई लड़कों की. लड़कियों के इमोशनल चैलेंजेस क्या होता है? लड़कियों के सबसे बड़े इमोशनल चैलेंजेस ये होते हैं दैट लड़कियों के ऊपर तो लड़कों से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. इन द अर्लियर टाइम्स आप ऐसे बैठो, ऐसे हंसो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठो, ये कपड़े मत पहनो, बाहर वाले क्या बोलेंगे, ठीक है, हील्स मत पहनो, यू विल लुक मोर आउटवर्ड, यू विल लुक लाइक यू आर आउटस्पोकन. उनके इमोशंस को भी काफी हद तक स्पेस नहीं मिलता है. बट लड़कियों के साथ ये एक अच्छी चीज होती है कि अगर उनके पास एक सपोर्टिव फादर है, सपोर्टिव फादर फिगर भी अगर है, so then they are little bit relaxed in that way. लेकिन अगर वो भी नहीं है, then वो जो उनका इमोशनल वेवलेंथ होता है that becomes a trauma. और उस ट्रॉमा को लेके वो पूरी लाइफ चलते हैं. And there is no end to this, Dhruv. Let me be very honest with you because I have spoken to many females. Like I'm working since last 12-13 years and काफी लोगों से मैंने बात करी है. The only challenge they face is that कि हम जिससे जो बात शेयर करना चाहते हैं ना वही हमारी बात नहीं सुनता है. So for a girl it can be the father, ठीक है, if she is not into a kind of relationship, and if she is into a relationship then it can be a boyfriend or husband. That affects female more because female का brain जो है it works on the emotions, male का brain जो है it works on the logic. So there are two different things, emotion and logic. अब emotion की जगह पे if you put logic, again there will be clashes. Logic की जगह पे आप emotions रखेंगे, there is going to be clashes. तो उन दोनों को maintain करके चलना पड़ता है. लड़कियों को सिर्फ emotion से मतलब है. If I am crying and if my husband tells me कि चलो
I'll take you to a long ride and I'll get you your favorite ice cream or favorite waffle. That's not going to pacify me. But अगर वो मेरी बात 1 घंटे तक सुनते रहे, whatever I'm ranting, so that is much more important. So for a girl or for a female figure, emotional availability को आप चीजों के साथ compare नहीं कर सकते हो with some kind of better logic. Female की बातें होती है, कैसी है, कैसा है, सब ठीक है, are you feeling okay? If you talk about the male figure and if you are 4 friends sitting together, और यार अगला घर कब लेने का सोच रहा है, अगली गाड़ी कब लेनी है, मर्दों में वो आता ही नहीं है. दे आर नॉट अवेयर कि ये भी पूछना होता है, भाई कैसा है और सब सही चल रहा है. बट लड़कियों का सबसे पहला सवाल यही होता है, और बहन सब ठीक है, शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही है, आर यू हैप्पी, फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी, तू खुश है. उस पे वजन दे दे के पूछा जाता है, बिकॉज द गर्ल्स आर लाइक, आई कैन से दे आर बोर्न लाइक दैट एंड दे आर टॉट लाइक दैट. मुझे ऐसा लगता है कि मेल ज्यादा इमोशनल ड्रिवन होता है. यस दे आर, बट प्रॉब्लम ही है ना, दे कांट एक्सप्रेस इट. दे आर वेरी इमोशनल, मे बी मोर इमोशनल दैन अ फीमेल, देन एनी फीमेल आई वुड से. लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. दे हैव टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट. 1-2 बार ऑकवर्ड लगेगा, बट इफ दे ट्राई एंड इफ दे आर गेटिंग रेसिप्रोकेटेड, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ गाय इज सेइंग कि यू नो व्हाट, मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आई जस्ट नीड योर इमोशनल सपोर्ट एंड दैट. तो आई डोंट थिंक कोई भी लड़की किसी अपने बंदे को इमोशनल सपोर्ट देने से मना करेगी, बिकॉज फीमेल्स एंड विमेन्स आर फुल ऑफ इमोशंस. हाँ, हम आपकी बातों का लॉजिकल कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको, बट हाँ इमोशनली यस वी कैन. सो इफ, बट ओनली इफ व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है. वहां से अगर कुछ बात आएगी तो 110% यहाँ से रेसिप्रोकेशन होगा, लेकिन जब बात ही नहीं आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा दैट, या उस फीमेल को कैसे पता चलेगा दैट यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय मैन, दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. आपको नहीं लगता कि आज के यूथ में एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है? हाँ, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया. आप जैसा सोचते हो, आपका फोन का एल्गोरिदम वैसा चीजें कैप्चर कर लेता है. द मोमेंट यू जस्ट, आप सिर्फ कुछ नॉर्मल सर्च भी करना चाहते हो, इट हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन योर इंस्टाग्राम फीड, ऑन योर फेसबुक फीड और एनी सोशल मीडिया यू टेक. पहले के जमाने में भी एंजाइटी स्ट्रेस होता था, लेकिन पहले के जमाने में बाप की लाठी होती थी और माँ के चप्पल होते थे. वो अब तो है नहीं. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. बच्चों को बड़ा करने में, उनको नर्चर करने में, उनको कल्चर करने में बहुत चीजें बदल गई है. ह्यूज डिफरेंस. पहले के टाइम पे आपको भी डर लगता होगा अगर आपके मार्क्स कम आते होंगे तो, राइट? अगर 50 मार्क्स का पेपर है और आप सिर्फ 25 लेके गए हो, इतना तो श्योर है कि आज घर में ना तो खाना मिलेगा, ना तो हम मार से बच पाएंगे. क्या वही डर आज के बच्चों में है? आई थिंक नहीं है. राइट? ह्यूज डिफरेंस. एंजाइटी और स्ट्रेस है लोगों की देखा देखी से. सो if I talk about myself, I have been a very, very bright student in my school. Very. क्या बात है? Right? And active participant in all the cultural activities. मैं स्कूल जाती ही सिर्फ cultural activity में participate करने के लिए थी. I was the school captain. क्या बात है? I was the cultural captain. So all my years of my school have been into all the cultural activity and all this stuff. I never had any anxiety. I never had any stress in my school. हाँ, पर मार्क्स कम आते थे तो डर लगता था. आज के अगर आप स्कूल का मॉडल देखो, it is not that friendly anymore. It is all on either on the screen, smart boards, no playing with mud. ठीक है. So और बच्चों का एक्सपोजर भी बहुत कम हो गया है बाहर के लोगों के साथ. एक ही जगह पे एक ही टाइप का एटमॉस्फेयर, नो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, कहीं पे कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, लॉट ऑफ थिंग्स. इसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है. अदरवाइज आई डोंट थिंक कि एंजाइटी और स्ट्रेस आजकल के यूथ को लेने की जरूरत है, इफ दे फोकस ऑन व्हाट दे वांट.
ना कि उसके पास क्या है वो मेरे पास होना चाहिए। सही बात है। वो जो एक कंपैरिजन आ जाता है, एक्चुअली ये शुरुआत पेरेंट्स ही करते हैं हाँ, कि देखा उसको 98 मार्क्स आए और तू देख 85 लेके आया है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो 85 लेके आया क्योंकि उसकी 85 की कैपेबिलिटी है, वो 98 इसलिए लेके आया क्योंकि वो 98 उसकी कैपेबिलिटी है। आप दो दिमाग, और यू कैन नॉट कम्पीट विद टू माइंड्स। हाँ, आप उस 85 मार्क्स वाले बच्चे को अगर आप ऐसा बोलोगे, सी 85 आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई थिंक तू इससे भी अच्छा कर सकती है या कर सकता है, तो कहाँ हेल्प चाहिए मुझे बता। एज अ पेरेंट, अगर पेरेंट होने की जवाबदारी को छोड़कर फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे, सो आई थिंक ये एंजाइटी और स्ट्रेस वाला जो वर्ड है आजकल के यूथ में वो निकल जाएगा। उनको स्पेस मिलेगी बात करने की कि यू नो व्हाट, मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आई वांट योर हेल्प मम्मी, आई वांट योर हेल्प डैडी। लेकिन बच्चे वो बोलने से लाइक कि हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें आता ही नहीं है। वो एक फीलिंग जब अंदर घर कर जाती है ना, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो फीलिंग को फिर आप बाहर निकाल के उनको वापस से वैसा कर दो जैसा हम चाहते हैं। इंसान है, रोबोट नहीं है कि बटन बंद किया तो चेंज, बटन ऑन किया तो चेंज। इट डजंट हैपन लाइक दैट। जैसे आप कल्चरल एक्टिविटी के लिए स्कूल में जाते थे, हम स्पेशल मुर्गा बनने के लिए जाते थे। मेरे स्कूल में भी ऐसा ही होता था, लड़के मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते थे। और मुझे लगता है कि वो इतने पूरे स्कूल वालों के सबके सामने मुर्गा, यस लोग हमको देख देख के हम फिर एक्सप्रेसिव हो गए कि भाई कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। यस कि अब लोग देख के जा रहे हैं, पनिशमेंट मिल रही है। हाँ और रोज उस हिसाब से। तो आप पहले से ब्राइट स्टूडेंट थे? हाँ, I was not a scholar, but I was a bright student. Nice. आपने अभी बात की सोशल मीडिया की, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करता है? मैं पिछले 6-8 साल से सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, और जहां तक मैंने चीजों को देखा है उस हिसाब से सोशल मीडिया सिर्फ लोगों को नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। दैट इज टोटली माई ओपिनियन। जो लोग मुझे सुन रहे होंगे शायद वो डिसएग्री भी करेंगे, कर सकते हैं, इट्स देयर चॉइस, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज लीडिंग द पीपल, इट इज लीडिंग द वर्ल्ड इनटू अ वेरी नेगेटिव स्पेस। बिकॉज हर एक चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। अगर मुझे आपसे दिक्कत है तो मैं आपको नेगेटिव तरीके से बोलने से पहले ये सोचूंगी कि मैं आपको एक बार आराम से बताऊं कि सी ये मुझे अच्छा नहीं लगा, कोशिश करना कि ये चीज ना हो। नाउ रादर देन इफ आई से डोंट यू नो हाउ टू बिहेव, यू कुड हैव डन दिस इन अ बेटर वे, द टोन, द वर्ड्स। पर आपने दोनों चीज आपकी, तो मुझे लगता है कि कोई इंसान मान ही लेगा। दोनों चीज आपकी अच्छी लगी, इसमें कोई हाँ वो है, बट देन यू नो इट्स अनफेयर। ओके, इट्स अनफेयर क्योंकि आपने दोनों चीज एकदम प्यारी तरीके से ही बोली। मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आई नेवर शाउट, और मैं कभी अपनी बातें यू नो लाइक चिल्ला के या ऐसे करके बोलने में आई डोंट बिलीव इनटू दैट, क्योंकि माय हस्बैंड टेल्स मी कि चिल्लाने से कभी किसी की बात सही साबित नहीं हो जाती है। इफ यू आर राइट यू कैन हैव सम पेशेंस, इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बट हाँ, जहाँ पे बोलने की जरूरत है वहां बोलना भी चाहिए। दो कहावतें हैं गुजराती में कि न बोलवामां 9 ગુણ અને બોલીએ એના બોર વેચાય। જે માણસ બોલે જ નહીં એ માણસ તો કેવી રીતે આગળ વધે, અને જે માણસ એકદમ ચૂપ રહે એ माणस પછી चुप જ રહી જાય, પછી ક્યારે બોલી ના શકે। जैसे आपने बात की कि मेंस अक्सर अपनी फीलिंग्स को दबाता है, yes. तो उसे चेंज कैसे किया जा सकता है? आप चेंज कर सकते हो, मुझे पता है। मैं आई वुड रेकमेंड कि जो भी मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज बात करना शुरू करें। देखिए एकदम से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम जब आप बात करना शुरू करेंगे किसी से, कोई भी हो सकता है वो, एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग, नॉट टू योर फैमिली मेंबर्स, नॉट टू योर फ्रेंड्स। कोई तो हर इंसान की लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा होता ही है जिससे आप दिल खोल के अपनी सारी बातें बताते हैं।
कॉलेज के कांड भी पता होते हैं, कितनी लड़कियां पटाई ये भी पता होता है, किसके साथ कहाँ कहाँ गए वो भी पता होता है। तो वो एक इंसान बहुत जरूरी है। तो उसके साथ अगर वो शेयर करना शुरू करे, सो आई थिंक सबसे पहला स्टेप ही स्पीक अप बोलने का है, और सबसे पहला स्टेप ही हार्ड होता है। उसके बाद आप धीरे 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 सब कुछ अचीव कर सकते फिर हैं। तो सुनना ही है आगे। फिर तो सुनना ही है, फिर जैसे वो हमारी सुनते हैं फिर हम भी सुनेंगे। ओके। वो बदलाव हम फीमेल्स को ही करना पड़ेगा। अगर हम फीमेल्स अपनी जिंदगी में ये चीज को अपना लें कि नहीं यार, ही ऑल्सो हैज द इक्वल राइट, उसे भी उतना ही हक है बोलने का, एक्सप्रेस करने का, बुरा लगने का या कुछ गलत लगने का जितना हमें है। सो वो चीज घर से ही शुरू होती है। एक घर से शुरू होगी, 2 घर, 3 घर, ऐसे करके थिंग्स विल स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। एकदम से तो कुछ नहीं बदलेगा, बट अगर कोशिश कर सकते हैं तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर मुझे लगता है लड़कियां सबसे बड़ा मास्टर कार्ड ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पूरा घर छोड़ के आई और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ओके, सो इस स्टेटमेंट पे मेरे 2 तर्क हैं। पहला ये कि हाँ, लड़की अपना सब कुछ छोड़ के, मैंने आपको पहले भी बोला कि बीवी ही एक ऐसा फिगर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को देख के और उनकी सब बातें सुन के मान के ही वो सब कुछ करके आती है। अब जहां तक सवाल है कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई हूं तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, तो या तो मैं जो बोल रही हूँ वो करो, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ सी, लाइफ तभी सही चलती है जब दोनों को फ्रीडम है ना। और उतार चढ़ाव, झगड़े, कलेश हर किसी की लाइफ में रहते हैं। दैट इज अ नॉर्मल नाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप दोनों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। हाँ, आप बेस्ट फ्रेंड बन के भी रह सकते हो, फ्रेंड बन के भी रह सकते हो, हस्बैंड वाइफ बन के भी रह सकते हो। ओनली एंड ओनली इफ व्हेन यू हैव स्पेस टू से व्हाट इज बॉदरिंग यू। अगर आज मुझे कोई चीज बुरी लगी और अगर मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, लेकिन मैंने उनसे कही एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ चीज फील हुई है, कुछ बुरा लगा है, तो मैं ऑब्वियसली सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करूंगी ताकि मेरे को वो चीज ज्यादा टाइम तक बॉदर नहीं करे। अब इसमें भी 2 चीजें होती है कि एक चीज होगी कि हाँ, उन्होंने सुना, समझा, कुछ टाइम अपना खुद ऑब्जर्व की चीजों को, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल दिया। दूसरी बात ये होती है कि सुना, समझा, ऑब्जर्व नहीं किया, ना सॉल्यूशन आया, वो चीज वहीं के वहीं अटक गई। देन फीमेल के माइंड में स्लोली स्लोली ये चीज बिल्ड होने लगती है कि यार मैं कितना भी बोलूंगी ना, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो व्हाई आई हैव कम हियर, व्हाई आई हैव कम विद दिस मैन। बट उनका आफ्टर मैथ क्या चल रहा होता है वो हमें पता ही नहीं होता, बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस। सो वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ नॉट एक्सप्रेसिंग। आपने किसी क्लाइंट या फिर आपने जिसको गाइडेंस दिया है उसकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कब देखा आपने? आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है। देयर वाज अ कपल who came up to me and said that you know कि हम किसी चीज पे बात कर ही नहीं सकते हैं। उसका मतलब जो फीमेल थी उसका एक अलग ट्रॉमा था, जो मेल था उसका एक अलग ट्रॉमा था। वो कभी बैलेंस चीजों पे बात ही नहीं कर सके। बहुत काउंसलिंग सेशंस हुए हैं, बारी बारी से दोनों को सुना गया है। सो देयर वाज अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड इन द फीमेल्स लाइफ, huge history. She was beaten up by his dad very badly in her early childhood days. That trauma was still there in her mind, and her mother passed away very early at the age of 19 and 20. She grew up without a mother, handling all the circumstances of the house and all the emotional traumas and everything. And whereas the male figure had a very smooth and happy-go kind of life, and a lot of family friends, lot of family relatives, school भी same जगह पे, college भी same जगह पे, grew up with very good people and had a very good bond with the people. So the only thing which the male had in mind is that कि मुझे सिर्फ पैसे कमाना है। लड़कों का यही काम होता है,
दे आर नॉट सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कि उनको क्या अच्छा लगता है, कौन सी एज में उनके पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. एंड अपेरेंटली दैट द कपल दैट हैड कम टू मी, द गाय नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड इन हिज लाइफ. सो ही डजंट नो कि एक फीमेल के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. ही वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव टू स्टे विथ माय वाइफ, बिकॉज जिस मेल फिगर का एक फीमेल फिगर के साथ कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहा हो, एज अ गर्लफ्रेंड और एज अ पार्टनर. फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीमेल फ्रेंड्स एंड अ गर्लफ्रेंड, राइट? तो उन लड़कों को दिक्कत आएगी अपनी बीवी के साथ रहने में. एंड अपेरेंटली आफ्टर अ लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम दे जस्ट सेटल्ड इन अ वे दैट ओके, इफ यू फील बैड अबाउट समथिंग आप मुझे आके बोलो, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा मैं आपको आके बताऊंगी, बट द ओनली सॉल्यूशन और द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्वर्जेशन वुड बी कि दोनों को एक दूसरे की बात समझनी है और दोनों को कोशिश करनी है कि कैसे ये चीज जल्दी रिजॉल्व हो और कैसे इस चीज का सोल्यूशन जल्दी निकले, ना कि इसके लिए वेट किया जाए 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, इस तरह से वेट किया जाए. सो नाउ दे आर वेरी हैप्पी एंड दे हैव सेटल्ड. यस. आपको लगता है कि हैप्पी मैरिज एग्जिस्ट करता है? See, there is no term called happy marriage, first of all. Okay. Marriage is marriage. Okay. Marriage is marriage. That's it. Full stop. बस जो समझना हो आप समझो. हाँ, क्योंकि हर किसी का मेंटालिटी Okay. अलग अलग है, हर किसी की सोच अलग है. People come from very different backgrounds. Now love marriages are at the peak. So are the divorces. Right? So आज अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी मैरिज में हैप्पी हूँ, तो मेरे हैप्पी का जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत अलग है. मेरे लिए हैप्पी होना इस 6 दिन काम करो, 7वें दिन घर बैठो, घर का खाना खाओ, इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड करो, मेरा आई हैव अ पेट डॉग, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो, घर का खाओ, रहो, मजे करो, टीवी देखो, सो जाओ. फॉर मी दैट इज द फंडा ऑफ हैप्पी लाइफ. नाउ फॉर समवन एल्स इट कुड बी समथिंग डिफरेंट. It for someone it may be going out, chilling with the friends, going on a ride, whatsoever, so many things. So happy marriage is a myth. बहुत बड़ा झूठ है. आज आपने मेरी आंखें खोल दी. मैंने ये भी नोटिस किया है कि जैसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट ही नहीं करते लड़कियों से और डायरेक्ट उनकी शादी हो जाती है. और ऑपोजिट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी स्टूडियो में लोग बैठे हैं जो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में वो भी मैटर करता है क्या? बहुत ज्यादा. अगर मैंने कभी किसी लड़के से बात ही नहीं करी है और मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी कर लूं, पर्सनली स्पीकिंग एंड इन माय ओपिनियन, आई विल मेक श्योर दैट कि मैं बहुत संभल के चलूं. लाइक मैंने बोला ना कि लड़कियों को बैठने उठने खाने पीने सब चीज की तहजीब सिखाई जाती है. आई विल मेक श्योर कि मैं उसको ऐसे गुड स्टूडेंट की तरह फॉलो करूं, बिकॉज मुझे पहली बात तो पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या बात करनी है. मुझे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी. इफ माई हस्बैंड इज गोइंग टू वर्क, मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उनका दोपहर का लंच पैक करके देना है, शाम को आएंगे तो डिनर देना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द अदर एक्टिविटीज दैट हैपेंस इन द रूटीन लाइफ. एंड सेम गोज विद अ मैन. जब उसे पता ही नहीं है कि लड़की के साथ कैसे रहना है, ही विल ओनली डू द बेसिक थिंग जितना उनको समझ आता है. बिकॉज लड़के ये चीजें कभी अपने दोस्तों में भी नहीं पूछते हैं कि भाई यार मैं क्या, तू तेरी बीवी को कैसे खुश रखता है? Exactly. That's a very irrelevant question. Very irrelevant question, and boys find it really like not comfortable asking and sharing their personal life even with their very close best friend, चड्डी बड़ी में भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं जो साथ साथ में बड़े, उनके साथ भी वो ये चीजें शेयर करना प्रेफर नहीं करते हैं, because of the no exposure. That is one of the major reason. So that situation is very bad for that guy, for that girl, and for the entire family, and after that the society. क्योंकि ये हर तरीके से नेगेटिव इफेक्ट ही करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प आउट इन अ पॉजिटिव वे, अनलेस एंड अनटिल दोनों साइड के पेरेंट्स इक्वली सपोर्टिव हैं दोनों का रिश्ता प्रॉपरली नर्चर करने में. बिकॉज जब ऐसे बचपन में बोलते हैं ना कि जिससे कभी बात ही नहीं करी है उससे आप डायरेक्टली शादी करा दोगे तो पहले तो वो माइंड ही प्रोसेस नहीं करेगा, राइट? सो इट हैपेंस फॉर बोथ. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ लड़कियों को ही आघात लगता है या उनको ही ऐसा शॉक फीलिंग होता है. सेम इज विद द गाइज. और
मोस्ट ऑफ द टाइम तो लड़के बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। क्या हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं सोचा होता है और ये चीजें हो जाती हैं कभी Okay. फैमिली प्रेशर में आके। माँ बीमार है, बाप बीमार है, ये करना है, वो करना है, उस प्रेशर में आके दे डू men have sacrificed most of their lives for their families, for the well-being of the families and for the parents, I would say. कई बार ये देखा जाता है कि अभी छोटी उम्र में ही बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग गुजरते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना भी इफेक्ट करता है कि फिर जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ फिर रहने में तकलीफ होती है? क्योंकि हमने शायद 2 साल बिताए, 1 साल बिताए, 6 महीने बिताए, ऐसे काफी सारे लोगों के साथ हम मिले होते हैं। तो आपको लगता है कि वो इफेक्ट करता है कि पूरी जिंदगी किसी के साथ रह पाए? क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि यार अब तो मैं पूरी जिंदगी कैसे रह पाऊंगा। Having multiple or doing multiple dating, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करता है। I personally know one girl from my office who had an affair with a boy in her college time, and at the age of 21 she got married to him. आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, she never thought about that. वही है, वही चाहिए मुझे, बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं। When you talk about the multiple dating, तो ये आजकल के बच्चे, there is a word called situationship. So many terms are there. I तो don't even remember. ये जहाँ से इस चीज की निजात हुई है, I really want to know the source and I would really like to talk to them, because यही चीजें जो हैं वो जो बुनियाद है रिश्ते की उसको खोखला कर रहे हैं। So जब मल्टीपल लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आप एक पर्सन के साथ टिक नहीं सकते हैं, बिकॉज आपका साइकोलॉजिकली योर माइंड इज मेड अप इन दैट वे कि अगर मुझे इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, I'll switch on to someone else जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग बैठ रही है। Whereas if you see the culture that we come from, वहां पे ऐसा है, one man woman, one woman man. It takes a lot of guts to stay with one person for the whole life. And I would say वो रिश्ते की सबसे खास बात यही है कि आप एक दूसरे की कमी जानते हुए भी आप उसी के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें चाहते हैं। ना आपका उनसे कोई ट्रांजैक्शनल रिश्ता है, ना आपके उनके साथ आपका कोई लेन देन का व्यवहार है। यू जस्ट लव दैट पर्सन। आपके फ्लॉस को जानने के बाद भी जो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा, नहीं भाई जैसा भी है, जैसी भी है, मेरी है, मेरा है, वो एक फीलिंग उस 5-6 रिलेशनशिप में नहीं आएगी। लेकिन उस एक रिश्ते को जिसको आपको लॉन्ग टर्म चलाना है, विच इज लाइक आफ्टर मैरिज, वो फीलिंग होना बहुत जरूरी है कि जैसा भी है, मेरा है, मेरी है। तो बहुत बड़ी चीज है वो। और आजकल के टाइम पे जिस हिसाब से आज की जनरेशन चल रही है, उस हिसाब से किसी एक का बंध के होना मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते हैं। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ स्विच करते रहते हैं। हाँ, फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो नहीं है, फॉर देम इट इज लाइक गुड, वो इजीली उस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। यानी टेढ़ा है मगर मेरा है, टेढ़ा है मगर मेरा है, जस्ट लाइक वो सिद्धांत के साथ पूरा चलना पड़े। यस, चलना ही चाहिए। एक्चुअली उस रिश्ते की खूबसूरती और वो उस रिश्ते की खास बात ही यही है कि जो भी है, जैसा है, मेरा है, बस बाकी दुनिया गई भाड़ में, मेरे को तो इसी के साथ रहना है। भावनाओं को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? समय। मुझे पता नहीं कौन से शायर ने ये लिखा है, लेकिन किसी ने खूब कहा है कि वक्त को भी वक्त देना चाहिए, वक्त संभालने के लिए। क्या बात है। बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को समय देते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए सफल ही साबित होगा। ऐसा रिलेशनशिप इज नॉट
फंडिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कुछ टाइम के बाद एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करें. रिलेशनशिप होता ही इस चीज के लिए है. यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग योरसेल्फ, राइट. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दैट. कोई भी चीज एकदम से अगर सही हो जाती तो आई थिंक आज दुनिया में जितने भी फसाड्स हैं या प्रॉब्लम है वो नहीं होते. और दूसरा ये है भावनाओं को लाइक सही तरीके से कोप अप करने का तरीका ये भी है कि आप बात करें. बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ आप उन्हें फील कर रहे हैं, उन भावनाओं को सिर्फ फील कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा. आपको उनको शब्दों के द्वारा सामने वाले इंसान तक पहुंचाना पड़ेगा. करना पड़ेगा ऐसा कि सी दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, ये मुझे फील हो रहा है, टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. तो अगर आप इसको एक स्टेटमेंट में अगर आप रखना चाहेंगे तो आप इस तरह से रख सकते हैं कि समय समय पर भावनाओं को व्यक्त करना ही भावनाओं के साथ सही जस्टिस होगा. क्या बात है. यस. आपकी ये बात से मुझे लगता है मेरी भी भावना व्यक्त करने का समय आ गया है. यस प्लीज. तो कई लोग दौलत पे नाज करते हैं, कई लोग शोहरत पे नाज करते हैं. हमारे पास आपके जैसे गेस्ट है, इसलिए हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी बात कही है आपने. बिकॉज सही लोगों का साथ होना, ये जो आपने कहा अभी, वो उसको डिफाइन करता है कि कितने इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहें जिनके ऊपर आप नाज कर सके कि आई हैव दैट काइंड ऑफ पीपल इन माय लाइफ. यानी अभी तक जो प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरी लाइफ में, मैं समझ ही नहीं पा रहा. आज मुझे एक राइट पर्सन मिल गया. अब मुझे कुछ भी होगा मैं आपको फोन कर दूंगा. यस ऑफ कोर्स बिल्कुल. आप उसको समझा देना. डन. आपकी नजर में सेल्फ केयर का असली मतलब क्या है? जो अच्छा लगता है वो करें. सेल्फ केयर सिर्फ लड़कियों के लिए तो सेल्फ केयर उनकी ब्यूटी लाइन होती है, राइट. लेकिन सेल्फ केयर आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें. अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है आप म्यूजिक सुनिए. आपको क्रिकेट खेलना पसंद है आप क्रिकेट खेलिए. आपको बाहर घूमना पसंद है आप घूमिए. आपको अच्छा खाना पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगे. अपने आप को सेल्फ पैम्पर और सेल्फ केयर करने का तरीका यही है कि जो आपको पसंद है वो आप रेगुलरली करते रहिए, क्योंकि बाकी सब चीजें तो वैसे भी दूसरों की मर्जी से होनी है. तो जो आपको पसंद है एटलीस्ट वो तो एक बार होनी ही चाहिए. nice. मेरा ये क्वेश्चन था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचानने के सिंपल साइंस कौन से हैं? किसी भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी तब आती है जब वो रिलेशन सिर्फ एक तरफा चल रहा हो. इग्नोरेंस, साइलेंस, किसी भी चीज पे कीन अटेंशन टू डिटेल ना होना, सुन के अनसुना कर देना. These are all the signs of toxicity in any relationship. आप अगर सामने वाले पार्टनर को वैल्यूड फील नहीं करा सकते हैं या वो आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अगर आप उन्हें वो फील नहीं करा सकते हैं, दैट मीन्स आपने शुरू कर दी है टॉक्सिसिटी की प्रोसेस ऑलरेडी. उसके बाद जब इंसान छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना शुरू करता है तब पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली टॉक्सिसिटी है या नहीं है. लेकिन जब वो चीज एक बड़ा रूप ले लेती है, जैसे कि फाइट्स, नो इमोशनल कनेक्शन, किसी की बातों पे कुछ फील ना होना, तब रियलाइज होता है कि ओह ये तो टॉक्सिसिटी थी. बट उसके पहले की बात ये है कि हमने जब छोटी छोटी साइंस को इग्नोर किया है, दैट वाज आल्सो द सेम. So अगर आप if you're not feeling valued, if you're not feeling important, if you're not feeling prioritized in your relationship, that means it's a toxic. तो वो सबसे बड़ी ignorance, yes. कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं ignorance is a bliss. ब्लेसिंग है वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफिस वर्क या कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे आपको, अगर आप चीजों को इग्नोर करना जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन रिश्तों के लिए ये लागू नहीं होता है. रिश्तों के लिए अगर आपके पास कोई कुछ परेशानी लेके आ रहा है या अगर आपसे कोई कुछ कहना चाह रहा है तो आपको उन्हें सुनना पड़ेगा. आपको उनसे बात करनी पड़ेगी. आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अगर हमें लंबे समय तक कुछ करना होता है, लंबे समय तक अगर आप उस रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहते हैं, अच्छे से
अपने रिश्ते की मिसाल कायम करना चाहते हैं, then ignorance is one of the biggest red flag, I would say, in short and simple words. हम्म, तो यानी मेरी वाइफ जो मुझे डांटती है अब मैं इग्नोर ना करूँ उसको। बिल्कुल भी नहीं। वाइफ डांट रही है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब तक आपकी वाइफ आपको डांट रही है, आपको टोक रही है, आपसे लड़ रही है, तब तक वो गलत है। तब तक अच्छा, तब तक उसे उम्मीद है, अच्छा, उसे भरोसा है कि आप उसके हो और आप सुधर जाएंगे। आप सुधर जाओगे। ओके, जिस दिन से वो झगड़ना बंद कर देंगी, टोकना छोड़ देंगी आपसे किसी भी चीज को लेके, तब मैं अब जीत गया। तब आप जीत जाओगे। लेकिन ओके। वो जीत एक्चुअली जीत नहीं ओह। होगी, वो आपकी हार होगी। ओह, तो ऐसी जीत का कोई मतलब भी नहीं ऐसी रहेगा। जीत का कोई मतलब नहीं। जहां आपका साथी आपके साथ नहीं हो, आप ऐसी जीत को कैसे सेलिब्रेट करोगे? नहीं। आप आज पहली बार आपकी बातों से मेरी वाइफ पे मुझे गर्व हुआ। होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि आर्ट और लिटरेचर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत। हम्म, जो चीजें साइंस बयां नहीं कर सकता है, वो आर्ट के थ्रू ही बयां होती है, लिटरेचर के थ्रू ही बयां होती है। चाहे फिर वो नाटक हो, संगीत हो, ड्रामा हो, डांस हो, कुछ भी हो। आर्ट इज द, आई कैन से, द फाउंडेशन ऑफ एनीवन्स लाइफ। कोई भी कला किसी भी इंसान में होनी ही चाहिए। अगर आप में वो छोटी सी कला या किसी भी चीज का आर्ट फॉर्म अगर आप में जिंदा है, आप उस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। बहुत से लोगों में झूठ बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। तो आप उसको कला मानते हो? अगर वो सही चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर वो कला है। ओके। लेकिन अगर वो किसी गलत चीज की तरफ जा रही है तो वो कला नहीं, फिर वो खुद को बचाने का एक रास्ता है। क्योंकि मेरे काफी दोस्तों को झूठ बोलने की कला बहुत उसमें निष्णात है वो लोग। हाँ, रहने देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है। ओके। आपको लगता है कंपैशन कितना जरूरी है? बहुत। हम्म, अगर आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए, टुवर्ड्स एनीथिंग, अगर आप कंपैशनेट नहीं है, आप संवेदनशील नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा एक ह्यूमन फॉर्म का जो है वो हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी इंसान की परख आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि वो सामने वाले इंसान के लिए कितना ज्यादा संवेदनशील है। चाहे वो हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, हमसे नीचे तबके के काम करने वाले लोग हों, जानवर हो, नेचर हो, कुछ भी, आप कुछ भी ले लीजिए। संवेदनशीलता इंसान का व्यक्तित्व बताती है कि वो इंसान किस किस हिसाब से अपने आप को देखता है या इस समाज को देखता है, या किस किस तरह से वो इस समाज में बदलाव लाना चाहता है या रहना चाहता है। और वो मेंटल हेल्थ को आपको लगता है इफेक्ट करता है? संवेदनशील आदमी या संवेदनशील स्त्री हमेशा चीजों को तोल मोल के देखेंगे। अगर किसी की कोई कही हुई बात अगर बुरी लग गई, एक रिएक्शन होगा, मुझे ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ तो होगा, उसने ऐसा कहा होगा, शायद उसे कुछ तकलीफ हो रही होगी। बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल। ठीक है, हर इंसान अपनी कोई ना कोई जगह पे किसी ना किसी तरह की जंग लड़ ही रहा है। अगर उस सफर में अगर हम किसी के साथ संवेदनशील नहीं रह सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेररिस्ट जो हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं, वहां पे संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है। ये बात हो रही है आम जिंदगी की, आम लोगों की। एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। आपके काम का सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा है? किसी को उसकी गलती समझाना बहुत डिफिकल्ट है। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम होता है मेजरली ह्यूमंस में, कोई भी हो, आदमी औरत कोई भी। एक्सेप्टेंस लेवल जब तक कम रहेगा तब तक ये चीज डिफिकल्ट ही रहेगी। जिस दिन से एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा ऊपर आने लगेगा, चीजों को ये मान लेना कि हाँ ये चीज ऐसी भी हो सकती है,
तब चीजें सुधरने के और चीजों को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। किसी को समझाना और उसे ये बताना कि आप इस जगह गलत हो, आप ऐसा भी कर सकते थे जो आपने नहीं किया। क्योंकि आज की लाइफ में हमने देखा है कि किसी को भी बोलते हैं कि तू ये कर रहा है वो कर रहा है तो तुरंत ही उसको डिफेंसिव वो मोड पे हमसे आ जाए। हमसे बात mode। करना बंद कर देगा। यस, मैंने कहा ना, एक्सेप्टेंस। इस दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर अभी सिर्फ दो ऐसी फीलिंग्स की बात करूं ना जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे, वो है एक्सेप्टेंस और दूसरा है कंपैशन, जिसकी बात अभी हमने करी। ये दो चीज अगर इंसान धीरे धीरे खुद में डेवलप करने लगे, सो आई थिंक कि वर्ल्ड का मेजर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जहां लोग बोलते हैं कि हमने थोड़ी ऐसा किया है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो डिफेंसिव जो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने का जो एरिया है ना, वो माइनस हो जाएगा वहां से। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के बेस्ट टिप कौन सा है? डू योगा। अच्छा। मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगी बिकॉज जिस हिसाब से आजकल की दुनिया है, वर्ल्ड हैज बिकम मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, डिक्रीज्ड अ लॉट सिंस लास्ट अ डेकेड, इट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। सो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका है, आइदर यू डू मेडिटेशन, आइदर यू डू योगा, आइदर यू लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, यू डू योर फेवरेट थिंग, जो सेल्फ केयर की हमने बात करी थी। बिकॉज आई एम अ बिग टाइम ओवर थिंकर, तो मुझे भी ये चीज खुद पे एप्लीकेबल करनी पड़ती है, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन टू एनीथिंग। जो लिखा है आपकी जिंदगी में वो होकर रहेगा, ना हम पे उसका कोई कंट्रोल है, ना हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना हम उसे बदल सकते हैं। तो उसी के बारे में अभी से परेशान होके, खुद तो परेशान हम होते ही हैं, हम साथ में अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी परेशान करते हैं, बिकॉज हम सैड फील करते हैं, वी आर नॉट हैप्पी। तो इट्स बेटर आप अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए अपनी फेवरेट चीजें करें, फेवरेट खाना खाएं, फेवरेट गाने सुने, फेवरेट एक्टिविटीज करें। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लोग अपने पास पेट्स रखते हैं, किसी भी तरह के पेट्स, वो कभी ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं उनके साथ रह के। सो आई थिंक ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, वो लोग कर सकते हैं। आपकी एडवाइस क्या रहेगी जो बॉयज अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, जैसे अभी मैं छुपा रहा हूँ, उस हिसाब से जैसे बहुत सारे बॉयज अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, तो आपकी एडवाइस क्या है? मैं उन सभी लड़कों से और टू द होल मेल जनरेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज टॉक, बात करें। जिन लोगों को आप अपना मानते हैं उनसे बात करना शुरू करें, अगर आपको बात करने की प्रैक्टिस नहीं है तो। एंड मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर उन्होंने एक बार ये चीज शुरू करी, उसके बाद वो लोग ये कहेंगे कि हाँ, हमने बहुत अच्छा किया, काश अगर हमें ये चीज पहले पता होती तो हम पहले भी करते, तो शायद आज हम एक बेटर कंडीशन में होते। क्योंकि बात करने से ही बातों का हल निकलेगा। तो बात होनी चाहिए। बात करने से बात बढ़ती है और बात ना करने से बात और भी बढ़ जाती है। यस, वेरी ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने। जो फीलिंग को सप्रेस रखते हैं, प्लीज मत रखिए, मैं यही सजेशन दूंगी उनको। प्लीज अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करिए, उनसे बात करिए जिन्हें आप अपना मानते हैं, और प्लीज इतना ट्रांसपेरेंट होके बात करिए कि सामने वाला आपको जज ना करते हुए सॉल्यूशन दे कि आज के बाद फोन मत करना। हाँ, जनरली ये होता है, भाई यार तू रहने दे, तू फोन मत, मुझे नहीं पता तू ऐसा सोचता है। एग्जैक्टली। अब कल से फोन मत करना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको बिना जजमेंट के जहां से सोल्यूशन मिले, आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस टू टॉक, जहाँ पे आपकी ना बातों को जज किया जाएगा, ना आपको जज किया जाएगा। जिनसे आप बात करें उन्हें एहसास होना चाहिए कि अगर इस इंसान ने मुझ पे इतना भरोसा किया है तो मतलब मैं कहीं तो स्टैंड करता हूँ या करती हूँ इसकी लाइफ में, तब जाके आज ये इतना ओपनली मुझसे बात कर रहा है। नाइस। पर आज का जनरेशन पूरा ऐसा हो गया कि यार पर मुझसे क्यों बात कर रहा है।
अगेन देन हाँ, बहुत सारी चीजों में ऐसा हो जाता है कि मुझसे क्यों बात कर रहा है, पर वो आपको सिर्फ अभी की जनरेशन में मिलेगा। हम जो 90s के हैं उनको तो यही चाहिए, और उनकी बातें ऐसी होती हैं, भले हम उनसे, जो भी हमारे दोस्त हैं, जैसे मेरे बहुत कम दोस्त हैं, गिनती मैं उंगलियों में गिन सकती हूँ, सिर्फ 1 या 2 बस। पर आप अब अभी गिन सकते हो, मैं भी एक वो हो गया। हाँ, अब आप भी अब हैं। 3 बोलना दूसरी बार। तो मैं अगर उनसे मिली हूँ आज फॉर एन एग्जाम्पल, और 3 महीने तक हमारी कोई बात नहीं है, तो ना वो रूठेंगे ना मैं रूठूंगी। हमारी बात जहाँ छूटी थी वहीं से शुरू होगी 3 महीने बाद, और हो सकता है शायद 3 साल तक भी ना मिले, पर हमारी बात वहीं से शुरू होगी जहाँ 3 साल पहले रुकी थी। ये है वो लोग जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। जो लड़कियां इमोशनल इम्बैलेंस के साथ अभी जो सफर कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या टिप्स आप उनको देना चाहोगे? क्योंकि लड़कियों की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, और अगर इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारी चीज वो लोग अपने घर में शेयर नहीं कर सकते, घर वालों को शेयर नहीं कर सकते, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वो रहती है। तो उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है लड़कियों के इमोशनल इम्बैलेंस का, द सोसाइटी प्लेज अ ह्यूज रोल। समाज का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल जाके करना, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर लड़की को अच्छा ससुराल मिला है देन तो एवरीथिंग इज फाइन, बट लड़कियों को अगर अच्छा ससुराल नहीं मिला है तो वो वहां पे भी इमोशनली इम्बैलेंस्ड ही रहती हैं। इन दैट केस आई वुड से दैट अगर आपको आपको ये समझना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। वो इंसान जिसके लिए आप आए हो, वो रिश्ता जो आप उनकी वजह से आपके साथ जुड़ा है, वो, या फिर कुछ और। आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज जब सेट करते हैं, इसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। अगर मेरे लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है तो आई विल मेक श्योर कि जो भी चीजें हो मैं उसे बिल्कुल बेशर्म होके इग्नोर करूंगी, क्योंकि मुझे उस इंसान से मतलब है। फिर ठीक है, आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। इट्स बेटर दैट यू गो विद द फ्लो। देखो, एक इंसान एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकता है। अगर मेरे घर में 6 लोग हैं, मैं 6 लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकती। किसी 2 को तो मन दुख होगा ही, इसने मेरे को ये नहीं किया, इसने मुझे चाय नहीं पूछी, इसने मुझे फलाना नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन अगर मुझे पता है कि जिस इंसान के साथ मैं हूं, मैं उसके साथ अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, तो मेरे को इमोशनल इम्बैलेंस का क्वेश्चन ही नहीं है। बस बात कहने का तरीका आना चाहिए। हर चीज में तरीका और आपका इंटेंट। अब इंटेंशन ऐसी है कि वो चीज दिखती नहीं है पर होती है, सबसे बड़ा रोल प्ले वही करती है। लोग ऐसा बोलते हैं कि इंटेंशन अच्छी है तो क्या हो गया, उस समय तो आपने गलत बोला ना। लेकिन अगर आप पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इंटेंशन की, आपका भाव क्या है उसके पीछे। कुछ गलत तो सलाह दे नहीं रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लड़कियों से भी मैं यही गुजारिश करूंगी कि वो भी बात करें, ना कि किसी एक इंसान और एक सिचुएशन पे जज करके सामने वाले के ऊपर सब डाल दें ब्लेम। बात करें कि ये चीज मुझे सही नहीं लग रही है, क्या कर सकते हैं हम दोनों इस पे मिलके। फिर वो एक अकेले इंसान की जवाबदारी नहीं होती, फिर उसमें वो एक से वो 2 हो जाते हैं। तो जहां 2 लोग हैं वहां तो चीजें सुलझ ही जाने वाली है, अगर आपका इंटेंशन सही है तो। अगेन नाइस। मेंटल हेल्थ फील्ड में लोगों की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन कौन सा है? फालतू चीज है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब आजकल के नए लोगों के चोंचले हैं। ओके, इट्स ऑल बिल्ट अप फॉर द रिचीज, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये मिसकंसेप्शन तब तक मिसकंसेप्शन रहता है जब तक आपके घर में एक ऐसा केस नहीं हो जाता है, या आप किसी अपने करीबी वाले को इस तरह से नहीं देख लेते हैं कि आपकी आत्मा तड़प उठती है कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। कि कम से कम एक बार बता तो दिया होता, क्यों ये हुआ। जब कुछ बीतती है उसके बाद ऐसा होता है कि इसने, हम लोग थे तो भी इसने क्यों नहीं बताया। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि जो तन लागे सो तन जाने। जिसके तन को लगती है उसे ही पता चलता है कितना दर्द होता है। जिसने कभी वो चीज महसूस ही नहीं करी हो,
आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ बातों से समझेगा? हम्म, इसीलिए इंसान में संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. जहां तक सवाल है चीजों को अच्छे से समझाने का, हम्म, मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं. हम्म, बहुत सारी मतलब बहुत सारी. देर आर छोटी 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 चीजों का भी लोगों को ट्रॉमा होता है, लोगों को डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसकी वजह से, बिकॉज वो अपने माइंड के थॉट्स को और अपने जो वो करना चाह रहे उनके एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं हो पाते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर द प्रेशर कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो, अगर मैंने ऐसा कर दिया और ये गलत हो गया तो, वो खुद को जज करने लगते हैं. सो दैट इज अगेन अ डिसऑर्डर. मेंटल हेल्थ पे बात करना या किसी भी तरह का ट्रॉमा होना या किसी भी तरह का आघात लगना एक बीमारी नहीं है, सिर्फ एक डिसऑर्डर है जिसको बहुत प्यार से हैंडल किया जा सकता है. आप देखेंगे कि कई सारे बच्चे, अभी तो नहीं बट एक दशक पहले की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट आने के तुरंत बाद सुसाइड कर लेते थे. वो सुसाइड करने का रीजन उनका रिजल्ट नहीं होता था, इट वॉज ओनली वन ऑफ द मेजर फैक्टर. लेकिन उस रिजल्ट के पीछे होता था पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन सेट हुई है, वो डर. अगर मेरे को इतने नहीं आए तो मुझे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे. बुली करते हैं लोग, बुली करते हैं. देन किसी को भी किसी भी तरीके से शेम करना. सो देयर हैज बीन लॉट ऑफ पीपल हु हैव बॉडी शेम्ड मी आल्सो, राइट? तो खैर मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज आई हैव, मुझे पता है कि यू नो आई डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. लेकिन देर आर पीपल जिनको बहुत गलत तरीके से उस चीज को लेके भी शेम किया जाता है और लोग उसकी वजह से भी ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं. आई हैव सीन मेनी पीपल कमिंग अप टू मी एंड सेइंग दैट कि शादी से पहले एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, बट शादी के बाद इफ अ गर्ल इज पुटिंग ऑन सम वेट एंड इफ शी इज getting little bit on the bigger side, then it's like you need to lose on some weight, ऐसे तो नहीं चलेगा. So then again, if you cannot accept someone properly, there is no point. आप किसी इंसान को बदल के क्या कर लोगे? कोई बार ऐसा भी देखा जाता है उसके पार्टनर को तकलीफ नहीं होती पर लोगों को तकलीफ होती है, और वही लोग उस पार्टनर में वो चीज डालते हैं कि यार तू तो कितना हैंडसम दिखता है, जोड़ी तो मैच होनी चाहिए ना. People body shame on the color also. Now the color of the skin is decided by God, right? जो आपके generation to generation आपके चलता जाता है वो. Nobody has the right in the whole universe to comment on कि आपका ये color है तो आप अच्छे नहीं हो. लोग उसकी वजह से भी traumatized होते हैं. People go on for, वो बात करना बंद कर देते हैं. सही बात है. वो अपने आप को इतना self centered कर देते हैं सब चीजों से. They don't talk, they don't meet anybody. वो अपनी फेवरेट चीजें करना छोड़ देते हैं. They only do two things. If they are working, वो सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे और घर चले जाएंगे. No outing, no talking, nothing. And those people, then when they go out into the world and when those people marry, they are the ones who are the most traumatized and they are not able to speak up to anyone. वो किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं. ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जिसके लिए लोग सुनते नहीं है. अगर कोई बहुत ज्यादा स्किनी है तो लोग उसे भी बोलते हैं कुछ खाते पीते नहीं हो, कुछ करो, ये करो, ये सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट लो, ऐसा खाओ, वैसा खाओ. नाउ एवरीवन इज डिफरेंट. आप किसी एक की वजह से आप लोगों को जज नहीं कर सकते हैं. सो मेंटल हेल्थ ऑल टुगेदर इज नॉट ओनली अबाउट डीलिंग विद द ब्रेन, इट इज डीलिंग विद योरसेल्फ. द मोमेंट यू एक्सेप्ट एंड स्टार्ट एंजॉयिंग द वे यू आर, ट्रस्ट मी, नो वन कैन बीट यू. फिर आपको चाहे 100 लोग सामने आके खड़े होके कुछ बोले या 10 लाख लोग आके कुछ बोले, दे आर गोइंग टू फील लाइक यार इसको क्या बोलने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. सो they'll selflessly they'll stop talking only. वो खुद ही बोलना बंद कर देंगे. सो आई थिंक ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है जो अभी भी बहुत लोगों में नहीं है. और ये अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें होती भी हैं, बट देन अगेन एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है उस चीज को लेकर. आपकी नजर में थेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है? सी, थेरेपी इज इम्पोर्टेंट अगर उसकी जरूरत है तो. अगर आपको जरूरत नहीं है तो थेरेपी की तरह ही देखी जानी चाहिए, ना कि किसी बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं उस हिसाब से. क्योंकि थेरेपी में आप सिर्फ अपनी
वो बातें आप बोलते हैं जो आप शायद उस इंसान के सामने नहीं कह पाते हैं जो आपको करनी चाहिए. सो थेरेपी इज जस्ट लाइक दैट, इज जस्ट अ टॉकिंग सेशन. जैसे आज आप और मैं बात कर रहे हैं, थेरेपी इज जस्ट दैट ओनली. लेकिन लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं और वो क्या नजरिया बिल्ड करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है. सो थेरेपी इज जस्ट two unknown people talking to each other. ओके, That's it. नाइस. तो अगर ये इसको थेरापी बोलते हैं तो मुझे लगता है थेरापी अच्छी है. Exactly. That's what I said. अगर आप नॉर्मली किसी से बात कर सकते हैं, so I think that's the best thing. लेकिन अगर आपको किसी से बात करने के लिए बहुत सोचना पड़े, then it is a counseling session. ओके, कि आप सोच सोच के बोल रहे हैं, बहुत संभल संभल के बात कर रहे हैं, वही चीजें बता रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, ओके, और वो चीजें नहीं बता रहे हैं जो आपका एक्चुअली पेन एरिया है, तो देन इट इज अ काउंसलिंग सेशन. अदरवाइज Okay. अगर आप नॉर्मली बात कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं ओपनली, देन दैट्स अ थेरेपी. ओके. आपने मेरे साथ इतनी बात की, आपको क्या लगता है कि मेरे में कौन सा डिसऑर्डर है? आप में कोई डिसऑर्डर नहीं है, आप में खूबी है Okay. लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने की Okay. और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की. तो मुझे लगता है शायद आप जैसे लोगों की हमें ज्यादा जरूरत है, Okay. जो इस चीज पे बहुत फोकस कर सके और इन चीजों को एक नई दिशा दे सके. सो ये अच्छा वाला डिसऑर्डर है एक्चुअली. Oh, nice, nice. ये यानी आपने पहली बार लाइफ में झूठ बोला, ये पहला? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ. मेंटल पीस बनाए रखने का डेली रूटीन क्या है? देखिए, उसका कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है. Okay. मेंटल पीस आप जितना आप चीजों को अवॉइड करना सीख जाएं, या जहां जरूरत नहीं है वहां अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन टू रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मेंटल पीस बना रहेगा. द मोमेंट यू रिएक्ट टू समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, देन इट इज अ प्रॉब्लम. ओके. कोई फनी या मेमोरेबल इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वाइल काउंसलिंग या फिर वाइल गिविंग टिप्स या फिर हाँ, कुछ सेशन में? हाँ, एक मेजर सवाल सबका आता है, आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आता है? तो फॉर दैट आई डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज हर इंसान एक खूबी लेके इस दुनिया में आता है. सो आई थिंक भगवान ने वो खूबी शायद मुझे दी है, so that I can talk to people and people can talk to me. So that is something I find it very funny जब लोग बोलते हैं कि आपको इतना सब कैसे पता चलता है. मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, to be honest. आपको ऐसा लगता है तब कि ये तो कुछ नहीं है अभी तो? हाँ, लेकिन मैं क्लाइंट को बोल नहीं सकती ना. कि आप जैसे रूम में आ गए, मैं आपको पहचान गई. आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप खुद बैलेंस कैसे बनाते हैं? घर की चीजें घर पे छोड़ के जाएं. जैसे ही आप बाहर स्टेप आउट करें, दरवाजे पे सब छोड़ दें, और जब ऑफिस से निकले तो ऑफिस की चीजें ऑफिस के दरवाजे पे छोड़ दें. ना ऑफिस को घर लाने की जरूरत है, ना घर को ऑफिस लेके जाने की जरूरत है. दैट्स अ वेरी बेसिक सिंपल फंडा टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे को बहुत पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरह से इफेक्ट करती हैं. बट इफ यू वांट टू मेंटेन द हार्मनी बिटवीन बोथ द लाइव्स, इट्स वेरी नेसेसरी. घर की चीजें घर छोड़ के जाएं, ऑफिस की चीजें ऑफिस छोड़ के आएं. दैट्स द सिंपल फंडा. नाइस. आपके अपकमिंग प्लान्स, वर्कशॉप या प्रोजेक्ट्स क्या है? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स या प्लान्स ऐसा कुछ बनाया नहीं है, बट आई एम प्लानिंग टू share more awareness about mental health of men, obviously, because females have a lot of spaces to talk, but men don't. So बहुत सारी चीजें I am planning. I have written few of the articles. I am planning to post them and to make them aware by using the platform of social media and obviously your show. So I think that will be the best contribution of mine as a human to another human. कि जितना हो सके मेंटल हेल्थ, जितना हो सके उतना हम मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर करें और लोगों के दिमाग से ये चीज निकालें कि ये कोई बीमारी नहीं है. इट इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. जैसे कि आप बचपन से छोटे होते हैं, फिर आप टीनेज आते हैं, टीनेज से आप एडल्ट होते हैं, एडल्ट से आप ओल्ड होते हैं. सो जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ फेज.
और उसे प्यार और कंपैशन के साथ हील किया जा सकता है। Nice. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे शो को चूज किया कि Yes. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इससे चालू करो कि आपको लगा कि इनको सबसे Yes. ज्यादा जरूरत। यस कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए था और मैंने नहीं पूछा? देखिए आपकी खूबसूरती का राज बता दीजिए। देखिए मैं पहाड़ों से हूँ और पहाड़ों की लड़कियां खूबसूरत ही होती हैं जनरली, तो कोई राज नहीं है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल नेचुरल, गॉड गिफ्टेड फ्रॉम हेवन, नथिंग एल्स। पर तो भी आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए था और मैंने नहीं पूछा? आपने वो सब कुछ पूछा है जो आपको पूछना चाहिए था। जिस जो आपका मीडियम है, आपका शो, उस मीडियम के थ्रू आप जहां तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं और मैं जहां तक ये बातें पहुंचाना चाहती हूँ, आपने उस मीडियम का, समय का बहुत सही सदुपयोग करके आपने सारे सवाल पूछे हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मुझे लगता है कि आपने नहीं पूछा है। इट्स ऑल गुड। अच्छा, एक सवाल मुझे लगता है मैंने नहीं पूछा। हाँ। मैं ऐसे ह्यूमन आपको कैसा लग रहा है? आपने इतने टाइम मेरे से बात की, मैंने तारीफ के लिए नहीं बोल रहा, जैसे जनरल। आप बहुत ही शैतान। See, if I talk Okay. about you, then you are a very good person because you made me very comfortable, right? मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक बहुत अनजान जगह पे हूँ, मैं नर्वस हूँ। आपने बहुत घर जैसा फील कराया मुझे कि हाँ, एक घर से दूसरे घर है, आइए बैठिए, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या ही निकलता है चर्चा में। So I find you are a very good human being. You are I think all the boys who must be watching this show should take some tips from you how to talk to a female and I'm sure they are going to take it. तो मेरे ख्याल से लोग आपको देख के जरूर इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने जैसे बोला कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या ये आप यहाँ पे हमारे शो में आए, उसकी शायद आपके चार्म के कारण इतना सब कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा, वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, इट्स फाइन। हमारे लफ्जों में वो दम कहाँ जो आपकी खूबसूरती को बयां करे, हमारे लफ्जों में वो दम कहाँ जो आपकी खूबसूरती को बयां करे, जिसे रब ने बनाया इतने गौर से, उस इंसान की तारीफ में हम क्या कहें। थैंक यू सो मच। तो ये सारी जो चीजें निकल रही है, मुझे लगता है कि आपने एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जिससे शुरू होनी चाहिए थी, जिसको सबसे पहला जो वंचित था मैं आज तक, आपने उस पर ध्यान दिया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आई एम इक्वली थैंकफुल कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला आपके शो के थ्रू कि मैं ये बात रख सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। सो आई एम ऑल्सो इक्वली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। अब हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। यस प्लीज। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। इमोशनल। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बॉयज। इमोशनल सप्रेशन। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स। ओवर एक्सप्रेसिव। Do love at first sight exist? Yes, of course it does. Biggest lie of boy? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। Nice. पर ये बहुत ऐसा मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा एक्सप्रेस करने जाएगा कि मैं तुमसे ही है। नहीं, जोक्स अपार्ट, देखिए झूठ झूठ ही होता है। बिगेस्ट झूठ तो आइडेंटिफाई करना, सही और गलत में से आप पकड़ सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन गलत और बहुत गलत में से पकड़ना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक ऐसा कोई झूठ है नहीं। And biggest lie of a girl? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। जो लड़कियां कभी नहीं करती। ये एकदम आपने सही कहा। क्योंकि मैं खुद भी नहीं करती हूँ। माइंड और हार्ट? ऑलवेज हार्ट, ऑलवेज। नाइस। टिल द मोमेंट आई डाई। थेरेपी और मेडिटेशन? मेडिटेशन। वन मीथ अबाउट मेंटल हेल्थ यू हेट? इसका तो दिमाग खराब हो गया इसलिए जा रहा है, ये इसलिए जा रही है, इसका दिमाग ही खराब है।
That's one of the biggest myth which I don't like. Okay. Your comfort food, Dal rice, your favorite film. Ram Leela. आपको संजय लीला बंसाली की सारी फिल्में पसंद है कि? Yes, सारी फिल्में पसंद है. हम्म, Because the way he shows the compassion, love, pain, everything is too deep. One thing that instantly calms you. My pet Rudra. उसके अलावा? उसके अलावा 30 ml चलेगा. Nice. उसके अलावा तो कुछ नहीं काम कर सकता मेरे को. Yes, my husband's present does. Okay. It does. Dogs or cat? Always dogs. One fear you have conquered. Oh, that I don't look good. Okay. Now you look beautiful. I do, हाँ. but there आपके लिए was मैंने 2 शायरी लिखी है. yeah, I totally agree to that. But there was a time, I told you, right, that there was a time when I was also a very, I was very scared of, thinking that, I am also good. Again, the overthinking problem. Okay. I am not enough. So I have conquered that very successfully over the years. पर वो तो आपने खाली खोज निकाला. वो जो झूठ था दरअसल. Like the most successful people also have minor fears. So Okay. मैं तो बस एक मामूली सी इंसान हूँ. Your favorite book? My favorite book. So there are many. लेकिन मुझे when I was back in my college, I used to read a lot. तो हिंदी साहित्य में ममता कालिया जी जो हैं उनकी किताब है दौड़. मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें हैं. So I love reading those. ऐसे कोई particular favorite book नहीं है मेरी, but I love reading their literature and जो वो message जो समाज को देना चाहते हैं, I am big fan of that. One emotion you find most powerful? Love. Love can conquer anything in this universe. That's the only emotion that is, I have no words to express that. Maybe I'll fall short of words if I express, but love is something which can, कुछ भी कर सकता है. Anything and everything. Most overused advice people used to give. आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता. Oh, I have list of people advising me so many things, but वो बात अलग है, मैं सुनती नहीं हूँ. Generally, people get an advice. So there are a lot, but वो common होता है ना एक के यार तू ऐसा कर ले सब सही हो जाएगा. So हर एक चीज को हर एक इंसान का देखने का नजरिया अलग अलग है. तो उनके नजरिए से जो चीज उनके लिए काम करती है वो वही चीज उनको रेकमेंड करते हैं. जरूरी नहीं है कि उनके लिए भी वो एप्लीकेबल हो. 3 red flags in relationship. Ignorance, emotional unavailability, and lack of communication. ये 3 अगर नहीं है तो that means that's not a relationship. That's they are two humans staying in a same room, sharing a bed, but there is no connection. That is not a relationship. वो तो PG mate और flatmate जैसे रहते हैं वैसे भी रह सकते हैं. One thing people don't know about you. One thing people don't know that I'm a good mental health expert. वो तो है पर और that I'm a good singer. आप कुछ गा के सुना सकते हैं हमें? बिल्कुल. So whenever I feel sad या whenever I feel that यार कि इतना सब why so much, तो बहुत लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक गाना है जिसकी सिर्फ 2 पंक्तियां जो हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं in all the other ways. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ तो यूं लगता है जैसे होठों पे कोई कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं. क्या बात है. तो बहुत मस्त. आपको किसी ने बताया नहीं कि आपको गाना शुरू कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि आप थेरापी से अच्छा आप खुद ही अपने
आवाज में किसी को गीत सुना दो देते होंगे तो भी लोग ठीक See, हो जाते होंगे। As I said that music is a kind of therapy. अगर आप उसको, जैसे कि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, मैं घर में कुछ काम कर रही हूँ या व्हेन आई एम फ्री, आई मेक श्योर कि मैं म्यूजिक सुनूं बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच कीप्स मी गोइंग ऑन. तो मेरे लिए वो इनडायरेक्टली मेरा शौक है, बट इनडायरेक्टली वो मुझे हेल्प ही कर रहा है. सो इवन मैंने संगीत के लिए कोई क्लासेस नहीं ली है, मैंने कुछ किया नहीं है, इट इज गॉड गिफ्टेड. क्या बात है। मैंने बस सीखा है थोड़ा बहुत स्कूल में अपने म्यूजिक टीचर से, और कभी चाहती थी मैं करना, बट ठीक है, समय और संजोगों को सम्मान देते हुए क्या बात है। जो है जैसा है हमने एक्सेप्ट किया है. Nice. आप गाते हो तब वो थेरापी लगता है, अगर शायद मुझे लगता है मैं गाऊंगा तो मुझे तो डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे कि इसको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है. हो सकता है शायद. ड्रीम कंट्री यू वांट टू विजिट? ड्रीम कंट्री टू विजिट, वैसे तो मुझे पूरी दुनिया ही घूमनी है, बट इफ देयर इज वन प्लेस दैट आई वांट टू विजिट दैट वुड बी पेरिस. आई लव पेरिस अ लॉट, फुल ऑफ वाइब्रेंट पीपल एंड कलर्स. नाइस. योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर, वेरी टफ क्वेश्चन. अक्षय कुमार, ऑल टाइम फेवरेट. नाइस. एंड फेवरेट एक्ट्रेस? Deepika Padukone, गुड. because the way she has came up from her mental health is commendable. And वो ही थी सबसे पहले जिन्होंने इस चीज के बारे में बात करने की शुरुआत करी. तो आई थिंक शी डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब इन दैट एंड शी इज स्टिल डूइंग इट. सो यस. वन पर्सन हु इंस्पायर यू द मोस्ट? माय हस्बैंड. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन. मॉर्निंग पर्सन. Funniest message you have ever received? Funniest message? I have never received funniest messages. I have always received messages which are more of a proposals. Okay. So, why are you always rude? Okay. That's so funny because I'm never rude to anyone. I may look like I am a rude, but I'm not. Unless and until you talk to a person you can't identify. So I find it very funny when somebody tells me that, that happens most of the time at my workplace, that people find me very rude, very arrogant, full of attitude, but that's not the case. नहीं, वो लोग तो गलत है, वो तो मैं बता सकता हूँ. अगर इमोशंस के कलर होते हैं तो आज का कलर कौन सा है? Pink. I would pick pink, yes. Okay. कोई रीजन? Emotions can be colored in any way you want. जरूरी नहीं है कि जो चीज डिफाइन की गई है जैसी है वैसी ही होनी चाहिए. सो अगर स्काई का कलर ब्लू है बट मुझे पिंक चाहिए तो माई स्काई इज पिंक. माई स्काई कैन बी येलो, माई स्काई कैन बी एनी कलर आई वांट. सो it's me who sees the thing my way, not what the society wants me to see. One message for the people who are watching you right now. Okay, one message for the people who are watching this show, I would say that please start talking. बात करें, जिससे आप कर सकते हैं उनसे करिए, बट प्लीज डू नॉट सप्रेस योरसेल्फ, डू नॉट लेट अदर थिंग्स कैरी यू अवे. आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए. जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन अ बेटर वे एंड आई एम श्योर थिंग्स विल फॉल इनटू राइट प्लेस. मुझे लगता है कि आज जो हमारे दर्शक है उनको इतना सब कुछ जानने को मिला होगा, मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में, वुमेन्स के इमोशनल टर्बुलेंस के बारे में. उसके लिए मैंने कुछ लिखा है. यस प्लीज. मन में आपकी हर एक बात रहेगी, मन में आपकी हर एक बात रहेगी, बस्ती छोटी है मगर आबाद रहेगी. मन में आपकी हर एक बात रहेगी, बस्ती छोटी है मगर आबाद रहेगी. चाहे हम बुला दे जमाने को, चाहे हम बुला दे जमाने को, मगर आपकी ये हंसी और आपकी बातें हमेशा याद रहेगी. थैंक यू सो मच. आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये बात कह सकूं. सो यस, आई एम वेरी ग्रैटिट्यूड ऑन दैट पार्ट, वेरी ग्राउंडेड that I got a platform to talk about the issue which is spoken very less. मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए, इतनी सारी बात की, बहुत एक नए हॉराइजन्स लोगों के खुल गए. लोगों को एक ऐसी अनटच टॉपिक के बारे में सुनने को मिला कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, यानी मेंस भी इमोशनली मेंटली स्ट्रगल करते हैं. Yes, they do. तो बहुत अच्छा लगा
कि आप हमारे गेस्ट होके यहाँ पे आए। बहुत खुशी की बात है। आज की बातचीत ने सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी एक नई दिशा दिखाई है। आज के एपिसोड में हमने जाना कि मेंटल हेल्थ लग्जरी नहीं, जरूरत है, और भावनाएं कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। पुरुष हो या महिला, हर दिल की एक अपनी लड़ाई होती है, और आपने उन अनकही लड़ाइयों को एक आवाज दी, एक इज्जत दी और एक समझ दी। आपके शब्द में हीलिंग है, आपके सोच में क्लैरिटी है, और आपकी वाणी में वो ताकत है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आकर इतने सच्चे दिल से, इतनी गहराई से और इतनी ईमानदारी से अपनी बात हमारे दर्शक तक पहुंचाई। आप जैसे एक्सपर्ट समाज को सिर्फ बदलते नहीं, बेहतर भी बनाते हैं। तो शुक्रिया आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी विजडम के लिए, और सबसे ज्यादा आपके कंपैशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर माइंड, टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे ध्रुव पटेल शो। थैंक यू। Mornings like no other begin when you wake up in a bedroom. Curated just for you, with every piece handpicked from Mood of Food. Every corner is thoughtfully crafted to create the perfect vibe. Featuring our beautiful home decor range, the way to the heart goes to the tummy. So naturally, the kitchen is where the magic happens. Mood of Food elevates every kitchen with style and functionality. Whether you're enjoying some me time on the sofa, reading, or getting dressed up, Mood of Food embraces every aspect of your life by creating a living space designed for your best moments.